नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। एक पार्टी का विलय दूसरी पार्टी में कितनी बार हो सकता है? आप सोच रहे होंगे भला ये सवाल हम क्यों कर रहे हैं। तो आज इसी पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, इसी पर हम बातचीत करने वाले हैं, इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं और ये सवाल क्यों है ये भी हम आपको समझाएंगे। देश में भले ही कोरोना संक्रमित मरीजों का दायरा बढ़ रहा हो, पर इस संक्रमण के काल में भी राजनीति अपने परवान पर है। राज्यसभा चुनाव के ठीक बाद फिर से एक बार झारखंड में बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाने का मामला तूल पकड़ने लगा है। इसी क्रम में बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो से उनके आवास पर मिला और इस प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि जल्द से जल्द बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष घोषित किया जाए। एक रिपोर्ट इस पर देख लीजिए। पहले, देश में भले ही कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा हो, पर कोरोना के बढ़ते इस संक्रमण के बीच झारखंड की राजनीति भी अपने पूरे परवान पर है। राज्यसभा चुनाव में परिणाम से उत्साहित झारखंड बीजेपी ने अब बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने को लेकर राजनीति शुरू कर दी है। प्रदेश बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो का दरवाजा खटखटाते हुए चुनाव आयोग के आदेश की दुहाई दी। हम लोगों ने मिला है और माननीय स्पीकर साहब ने कहा है कि चूंकि कोरोना के कारण 3 महीना ये हो गया, लेकिन अब हम इसका जल्द निष्पादन करेंगे। दरअसल जेवीएम के बीजेपी में विलय को लेकर अब भी राजनीतिक गलियारों में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। साल 2014 के चुनाव के बाद जेवीएम के 6 विधायकों के दल बदल को स्पीकर कोर्ट ने साल 2019 में जेवीएम का विलय मानते हुए अपना फैसला सुनाया था। साल 2020 में बाबूलाल मरांडी ने जेवीएम का बीजेपी में विलय की घोषणा की। पूरे तामझाम के साथ जेवीएम का बीजेपी में विलय हुआ। ऐसे में कौन सा विलय सही है, कौन सा गलत, इस सवाल का जवाब बीजेपी नेताओं के पास भी नहीं है या वो इसका जवाब देना ही नहीं चाहते। सभा अध्यक्ष की कोर्ट ने ही पिछली बार जो फैसला दिया उसमें कहा कि भाई ये बीजेपी में विलय हो गया इन 6 विधायकों का पार्टी सहित। कौन सा विलय, कौन आप सही? आपके प्रश्नों का हम नहीं कह सकते हैं कि भारत की संविधान में चुनाव आयोग की सबसे बड़ी भूमिका होती है और चुनाव आयोग के द्वारा ही विधानसभा में भेजा जाता है कि कौन दल का कौन विधायक है। इसलिए स्पष्ट रूप से जब बार बार वहां से निर्देश आने के बावजूद नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में रोष है, झारखंड की 3.25 करोड़ जनता में रोष है। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के आवास पर बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने अपना पक्ष बहुत विस्तार से रखा। विधानसभा अध्यक्ष ने भी इस मामले में जल्द निपटारे की बात स्वीकार की। हालांकि विलय के मामले में सवाल पूछे जाने पर वो भी जटिलताओं से इनकार नहीं कर पाए और उन्होंने कानूनी राय की बात फिर एक बार दोहराना ज्यादा सेफ समझा। पहले ही जैसे ही हम लोगों के पास इस विषय आया, हम लोगों ने इस विषय को जहां इसका लीगल कंसल्टेशन करने का जरूरत है, लीगल राय लेने की जरूरत है, उस जगह पे इस विषय को भेज दिया है। और बीच में जो 23 मार्च से लेकर के काफ़ी दिन हम सारे लोग लॉकडाउन के चलते अपने अपने घरों में बंद रहे, इस विषय पर हम लोग फिर परस्यू नहीं कर सके। जेवीएम का विलय इन 2 प्रकरण तक ही सीमित नहीं है। इससे पहले भी जेवीएम पर दावा पार्टी छोड़ने वाले विधायक कर चुके हैं और बीजेपी में जेवीएम के विलय के साथ ही प्रदीप यादव और बंधु तिर्की गुट का कांग्रेस में विलय का दावा भी चर्चा में है। संभवतः बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की शर्त की राजनीति बीजेपी को ऐसा करने को मजबूर कर रही है। रांची से न्यूज 11 भारत के लिए कैमरामैन सुशील के साथ अविनाश कुमार की रिपोर्ट। तो सवाल ये नहीं है कि बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष बनेंगे या नहीं बनेंगे। अभी बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल ये है कि जेवीएम का विलय आखिर कितनी बार होगा और कौन सा विलय सही है, कौन सा जो विलय है वो गड़बड़ है। यह सवाल बड़ा पेचीदा है, हम इसे समझ सकते हैं। इसका पहलू भी थोड़ा तकनीकी है। इस पर कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक बार कांग्रेस की वो प्रतिक्रिया इस रिपोर्ट में आप देख लीजिए, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक रिपोर्ट देखिए। विलय का पेच इतना पेचीदा हो गया है कि इस कोरोना काल में भी सियासी पारे को चढ़ाए हुए। सवाल है कि आखिर कितने बार जेवीएम का विलय होगा। जब यही सवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से किया गया तो इसका जवाब छोड़ उन्होंने बाकी सारे जवाब दे दिए। सभा अध्यक्ष की कोर्ट ने ही पिछली बार जो फैसला दिया उसमें कहा कि भाई ये बीजेपी में विलय हो गया इन 6 विधायकों का पार्टी सहित। कौन सा विलय, कौन आप सही? आपके प्रश्नों का हम नहीं कह सकते हैं कि भारत की संविधान में चुनाव आयोग की सबसे बड़ी भूमिका होती है और चुनाव आयोग के द्वारा ही विधानसभा में भेजा जाता है कि कौन दल का कौन विधायक है।
इसलिए स्पष्ट रूप से जब बार बार वहां से निर्देश आने के बावजूद नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में रोष है, झारखंड की 3.25 करोड़ जनता में रोष है। बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल विधानसभा अध्यक्ष के पास पहुंचा, मांग की, हुजूर अब तो बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दे दीजिए। और सियासत में तो अगर कुछ भी हो तो उसका रिएक्शन तुरंत सामने आता है। यहाँ भी रिएक्शन सामने आया कांग्रेस की तरफ से। स्पीकर को दिया गया है और विचाराधीन है, इस पर स्पीकर ही इस पे फाइनल होते हैं। बताना चाहिए कि झारखंड विकास मोर्चा का विलय उन्होंने अपनी पार्टी में कितने दफा किया है। पहले एक बार केपी शर्मा की अध्यक्षता में पार्टी को तोड़ करके जेवीएम का विलय कराया गया। दूसरी बार वो 6 विधायक जो जनता में भाजपा के विरोध चुनाव लड़ करके आए थे, उन्होंने पिछले दरवाजे से उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा लिया। और विडंबना देखिए कि बाबूलाल मरांडी जी स्वयं हाईकोर्ट में उनके खिलाफ कोर्ट में गए। विलय का ये मामला पेचीदा तो हो गया है, पर सवाल भी है और सवाल वाजिब भी है कि आखिर कौन से विलय को सही माना जाए। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। तो देखा आपने, हमने आपको सारी प्रतिक्रियाएं दिखा दी। अब सवाल बड़ा पेचीदा है, हालांकि कानूनी पहलू है इसका, और जिस तरीके से स्पीकर की बात यहां पर सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। स्पीकर ने बोला कि साहब देखिए, हमने तो इसकी जो विधिक जो सलाह है वो हम ले चुके हैं, वो हम ले भी रहे हैं, और चूंकि ये मामला पेचीदा है तो इसमें फैसला लेने में वो कोई हड़बड़ी नहीं दिखाना चाहते, और फैसला शायद हो भी जाता है ऐसा वो कह रहे हैं। लेकिन इससे पहले ये कोविड का जो महामारी है कोरोना की, ये सामने आ गई, तो ये बड़ा अब ये सवाल फिलहाल अनसुलझा रह गया। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये सवाल सुलझेगा। लेकिन इसी सवाल को थोड़ा और सुलझाने की हम कोशिश कर रहे हैं, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी समझने की क्रिया में बंधु तिर्की विधायक जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चूंकि बंधु तिर्की इस पूरे जो ये पेचीदा खेल है, इस खेल के सेंटर में अगर बाबूलाल मरांडी हैं, प्रदीप यादव हैं, तो उसी सेंटर में बंधु तिर्की भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम उनका नजरिया समझने की कोशिश करते हैं। बंधु जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका न्यूज़ 11 भारत में। बहुत दिनों बाद न्यूज़ 11 भारत पर दर्शकों से आप रूबरू हो रहे हैं। अच्छा बंधु जी, बड़ा पेचीदा ये सवाल हो गया, चूंकि अभी आपने सारी प्रतिक्रियाएं सुन ली, और दीपक प्रकाश जी से हमारे जो संवाददाता उन्होंने सवाल पूछा कि भाई जेवीएम का विलय तो देखिए, पिछली बार जब 6 विधायक जो हैं वो छोड़ करके जेवीएम और बीजेपी में आए थे, तो उस समय ही जो विधानसभा का प्राधिकार थी, जो स्पीकर कोर्ट थी, उन्होंने बताया कि ठीक है, ये जो दल बदल ये तो सही है, लेकिन ये एक तरह का विलय है। तो पार्टी तो उसी समय विलय कर गई थी बीजेपी में, ऐसा उस समय के स्पीकर ने कहा था। तो फिर इस विलय को किस तरीके से जायज ठहराया जाए? और उसके बाद फिर सवाल यह उठता है कि जब विलय ही जायज नहीं है तो बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष कैसे हो सकते हैं? दादा, आप कुछ समझाएं, आपका कुछ पहलू हो इसमें। तो देखिए, इसके संबंध में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को, चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की बात मैंने कहा, सुन रहा था अभी, तो गोलमोल कह के वो पार हो गए, चीज़ों को तो बतलाया नहीं कि जो विलय की बात उनसे पूछा गया, तो इसका बेहतर जवाब उन्हीं लोगों को वही लोग दे सकते हैं। अब जहाँ तक मामला है कि हम लोगों को संबद्धता देने की बात, तो इस मामले में गेंद अभी माननीय स्पीकर महोदय के पास है, और स्पीकर महोदय इसके लिए पूरे एक तरफ से विधायकों का कस्टोडियन होते हैं, तो उन्हीं को इसमें माने एक तरफ से कोई विशेष अधिकार भी है, उनको इसमें निर्णय लेना है। अब जहाँ तक कुछ अभी तक विलम्ब होने की बात, तो मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप से 23 तारीख से कोरोना के कारण पूरा काफ़ी आपका सारे काम काज ठप हो चुके थे, और अभी ये बातें जब हम लोग भी मिलकर पूछा, हमसे हम लोग बातचीत किए थे, तो संविधान विशेषज्ञों से उनकी बातचीत हो रही है, एडवोकेट जनरल वगैरह से बातचीत हो रही थी, सारा कागजात उन्होंने कहा कि हमने दिया है। तो अब लगता है कि ये सारी चीज़ें शायद हो गई होगी। मैं सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से इतना अपील करूंगा माननीय स्पीकर महोदय जी को कि चीज़ें साफ साफ हैं, बीच में कोई इंटरवेनर भी नहीं है। एक और बाबूलाल मरांडी जी हैं, एक और प्रदीप यादव जी और बंधु तिर्की हैं। तो इस मामले में माननीय स्पीकर महोदय को अब मैं यही अपील करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि इसको जो भी हो उसको फैसला दे देना चाहिए। अब इस पर विलम्ब करना, ये निश्चित रूप से राज्य के 3.25 करोड़ जनता इसको जानना चाह रही है कि आखिर मामला क्या है। अभी जो आपका राज्यसभा चुनाव हुआ, चूँकि हम सभी लोग, विशेषकर हम दोनों, प्रदीप यादव और मैं, हमें कांग्रेस में पूरी ताम झाम के साथ हम लोगों ने पूरे वहाँ पर हम लोग माननीय
आपके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी के सामने और राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी और सारे बड़े नेताओं का आरपीएन जी थे वहाँ पर, सिंह जी थे प्रभारी, सारे बड़े नेताओं के बीच में हम लोग ने ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के बाद जो संबद्धता नहीं मिलने के कारण आज राज्यसभा में एक तरफ से हम दोनों निर्दलीय घोषित हो गए और बाबूलाल मरांडी को बीजेपी का चुनाव आयोग उसको बीजेपी का विधायक उसको ने माना। तो इस तरह की चीजें जब होता है तो एक नया इतिहास की तरह लगता है। इसलिए मैं कहूँगा, आग्रह करूँगा माननीय स्पीकर महोदय को, उनका विशेषाधिकार है, जो भी निर्णय हो वो जल्द से जल्द उसको निर्णय उसको ले लेना चाहिए और हम लोगों के बारे में जो करना है उसको कर देना चाहिए। दादा, लेकिन इसमें एक चीज समझने की मैं कोशिश करूंगा, चूंकि देखिए जब आपने पार्टी छोड़ी थी, जेवीएम जब आपने विलय किया था कांग्रेस में, तब भी मैंने आपको सुना था। उस समय आपका पक्ष था कि जो विलय बाबूलाल मरांडी ने किया उस विलय को आप नहीं मान रहे थे। आपका मानना था कि आपका जो जेवीएम का जो कांग्रेस में विलय है वो विलय सही, उसके लिए आपका कुछ पक्ष था उस समय। मैं उस पक्ष को दर्शकों के सामने एक बार फिर से आप रखें कि भाई आपका क्या पक्ष था। देखिए, हम लोग 3 विधायक थे। अब 3 विधायक में बाबूलाल मरांडी जी भारतीय जनता पार्टी में, ठीक है, हम दोनों कांग्रेस पार्टी में जाना पसंद किए। तो एक तरफ से 2 पार्टी हो गए, एक पार्टी बाबूलाल मरांडी जी हो गए, एक पार्टी प्रदीप यादव जी और बंधुत्व के हम लोग। तो हम लोग पार्टी, हम लोग में किसी तरह का कोई इंटरवेन है ही नहीं कि भाई तुम अपना अपना राह जो देख रहा है। बाबूलाल मरांडी को जहाँ सूट किया, जहाँ जाना है चला गया, हम लोग को जहाँ जाना है चला गया। तो इसमें किसी तरह का कोई आपत्ति, किसी तरह का कोई कहीं से नहीं है, ना ही कोई अब तक इसमें इंटरवेन किया गया है जिसे 10 शेड्यूल का मामला भी इस पर आएगा। तो ऐसी परिस्थिति में सारे का सारा गेंद माननीय स्पीकर महोदय जी के पास है, उनको विशेष अधिकार है, वो हमारा कस्टडियन होते हैं, उनको जो निर्णय लेना है वो वही निर्णय लेंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं बार बार आग्रह करूंगा कि इस निर्णय में विलंब नहीं होना चाहिए, जो भी वो निर्णय हो कर देना चाहिए। लेकिन जब हम बाबूलाल मरांडी को सुन रहे थे तो आपके ठीक शामिल होने के बाद बाबूलाल मरांडी की प्रतिक्रिया ये आई थी कि देखिए 2/3 विधायकों की जो बात थी तो आपको पहले से निष्कासित कर दिया गया, तो आप जेवीएम तकनीकी रूप से जेवीएम के विधायक नहीं रहते हैं। तो इसके बाद फिर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मैंने जो विलय किया, चूंकि जेवीएम का मैं अध्यक्ष था, अगर कार्यकर्ताओं से रायशुमारी की बात हो, उन कार्यकर्ताओं से रायशुमारी मैंने की, जो विधायकों की बात हो, तो चूंकि वो जेवीएम के उसके बाद इकलौते विधायक रह जाते हैं, तो नियम संगत जो भी काम था वो उन्होंने किया, ऐसा उनका कहना था। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि भाई हर नियम संगत काम उन्होंने किया? देखिए, बाबूलाल मरांडी जी हम लोगों को भले निष्कासित किए होंगे, निष्कासित कर दिए, लेकिन तब भी हम लोग आपके चुनाव आयोग के नजरिए में हम लोग चूंकि जेबीएम से चुने हुए गए थे, हम लोग जेबीएम से सैंबल पर चुने हुए थे, तो हम जेबीएम के ही थे विधायक। आपको मालूम होगा कि इससे पूर्व जो विलय की बात भारतीय जनता पार्टी की बात, बहुत चीजों को मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, इसको बहुत ज्यादा लेकिन इतना जरूर है कि जब 6 विधायक चले गए थे, इस बीच में मामला स्पीकर कोर्ट में चला, स्पीकर कोर्ट के बाद में मामला हाईकोर्ट में आया, लेकिन तब भी चुनाव आयोग ने उन 6 विधायकों को जेबीएम का ही विधायक के रूप में आपके चुनाव आयोग का सूची में उनका नाम अंकित था। तो स्वाभाविक है कि उसी तरह से हम निष्कासित होने के बाद भी हम जेबीएम के ही विधायक रहे। लेकिन ये चिंता का सवाल है, चूंकि ये बात है कि आज केंद्र की सरकार एक तरफ से इन तमाम चीजों को अपना एजेंसी बना लिया। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी का उस समय का मामला देखिए, अभी बाबूलाल मरांडी को भारतीय जनता पार्टी का उसमें आपका लिस्टिंग किया वोटर लिस्ट में, और हम लोगों को निर्दलीय करा दिया पूरा। तो इस तरह से साफ इससे जाहिर होता है कि भारत केंद्र में के जितने भी केंद्र सरकार का जो बात आप कह रहे हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं कि ठीक है बाबूलाल मरांडी को बीजेपी सूट की, वो उसमें चले गए, आपको सूट किया कांग्रेस, आप बीजेपी से, आपकी मेंटेलिटी मैच नहीं करती, बिल्कुल यहां तक बात एकदम जस्टिफाइड है। लेकिन सवाल यह रहता है कि इसमें कोई थर्ड पार्टी अगर कोर्ट में चला जाता है तो किसी एक की, या तो आपके पक्ष की या फिर बाबूलाल मरांडी के पक्ष की, चूंकि जेवीएम किसी एक की है तो उसमें तो बाकी लोगों की विधायकी तो इसमें जाने का खतरा है। बिल्कुल, आपको मैं अगर इसीलिए कह रहा हूं कि अभी कोई पार्टी इंटरवेन नहीं किया है, मैंने पहले ही कहा, लेकिन निश्चित रूप से कोर्ट में जाएगा तो ये हो सकता है, इस पर आप कोई संभावना से इनकार नहीं किया सकता है। या तो इसमें हमारी सदस्यता समाप्त हो जाएगी या तो बाबूलाल की समाप्त, दोनों में से किसी एक की तो जाएगी, या तो माननीय स्पीकर महोदय का कृपा होगा तो तीनों का सदस्य खत्म हो जाएगा। ये तो डिपेंड करता है उन पर ना।
चलिए, विरंची जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विरंची जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी का पक्ष रखेंगे। बीजेपी, एक बार विरंची जी का रुख करते हैं। विरंची जी, आज आप स्पीकर के पास गए, बिल्कुल जस्टिफाइड मांग थी आपकी कि बाबूलाल मरांडी जी को जल्दी से जल्दी भाई नेता प्रतिपक्ष का जो पोस्ट है वो दे दिया जाए, घोषित कर दिया जाए उनको नेता प्रतिपक्ष, क्योंकि ये पोस्ट बहुत समय तक खाली रहना भी ठीक नहीं है लोकतांत्रिक लिहाज से। यहां तक बहुत जस्टिफाइड था। लेकिन एक सवाल था, दीपक प्रकाश जी से वो सवाल पूछा गया कि एक पार्टी है उसका कितनी बार, क्योंकि पिछली बार जब 6 विधायक बीजेपी में गए थे जेवीएम के, उस समय जो स्पीकर की कोर्ट थी उन्होंने कहा था कि भाई एक तरह से ये विलय है, तो जेवीएम का विलय तो उसी समय हो चुका था, तो इस बार का ये जो विलय, ये कैसे अब वैलिड ठहरा रहा है? और जब विलय ही नहीं है तो फिर बाबूलाल मरांडी बीजेपी के कैसे हो सकते हैं विधायक? हेलो। हाँ विरंची जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हेलो। हाँ विरंची जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? अभी आ रही है। आ रही है ना? मेरा सवाल बस इतना सा है, मेरा सवाल बस इतना सा है कि एक जेवीएम का विलय कितनी बार? सबसे पहले केपी शर्मा जब आते हैं तो उस समय विलय हो जाता है, 6 विधायक जब बीजेपी में आते हैं तो उस समय भी विलय हो जाता है, उसके बाद बाबूलाल मरांडी बीजेपी में आते हैं तब भी विलय हो जाता है, और बंधुदा और प्रदीप यादव जब कांग्रेस में जाते हैं तब भी विलय हो जाता है। बड़ा कंफ्यूजिंग है ये। तो फिर आप कैसे नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग कर रहे हैं बाबूलाल जी को? अभिषेक जी, मैं कहूंगा कि बीती ताही बिसारिये आगे की सुध ले। पीछे क्या हुआ मैं इस पर चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन अभी पिछले लगभग 6 महीने से जिस तरह से लोकतंत्र की एक हिसाब से हत्या हो रही है विधानसभा के अंदर, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में श्रृंगार होते हैं इस लोकतंत्र में विधानसभा के। माननीय बाबूलाल मरांडी जी को उनको बनाने में आपत्ति क्या है? पहली बार इलेक्शन कमीशन ने मर्जर को एक्सेप्ट किया, उसके बाद एज ए वोटर भी भारतीय जनता पार्टी का डिक्लेयर किया श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी को। तो कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि माननीय स्पीकर महोदय को अब निर्णय ले लेना चाहिए, क्योंकि स्पीकर जो होते हैं वो कस्टोडियन होते हैं पूरे विधानसभा के, और वो दलगत भावना से ऊपर उठकर काम करते हैं। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के दबाव में स्पीकर महोदय, हालांकि आज धन्यवाद देता हूं, आज जब हम लोग मिलने गए थे तो उन्होंने, माननीय स्पीकर महोदय ने कहा कि नहीं, मैं जल्दी ही मामले को सुलझा लूंगा और जल्दी ही नेता प्रतिपक्ष की घोषणा हो जाएगी, आप लोग धैर्य रखें। मैं समझने की बस जनता जो है वो इतना समझना चाहती है कि किस आधार पर आप उनको नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहते हैं, उसका आधार कुछ तो होगा आपके पास। अरे भैया, आधार आप अजीब बात कर रहे हैं। आप अभिषेक जी अजीब बात कर रहे हैं। आधार हमारा 26 विधायकों के वो नेता हैं, हमारे विधायक दल ने उनको नेता माना है। इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया है कि वो बाबूलाल मरांडी जी का मर्जर, जेवीएम का मर्जर बीजेपी के साथ वैध है। वोटर में बाबूलाल मरांडी जी को भारतीय जनता पार्टी का वोटर काउंट किया, उसी विधानसभा के सेक्रेटरी जो है वो जिन्होंने वो जारी किया, मतदाता की सूची जारी की। अब आधार कौन सा चाहिए आपको? कमाल की बात तो आप मुझे तो कह रहे हैं, लेकिन कमाल की बात मैं आपको बताता हूं कि जब हम पूछते हैं तो आप कहते हैं कि हम इतिहास में नहीं जाएंगे। पिछली बार विधानसभा अध्यक्ष तो आप ही की तरफ से थे ना, उन्होंने ही कहा था कि भाई ये विलय की तरह ये 6 विधायक जो जेवीएम के हैं वो बीजेपी में आ रहे हैं। नहीं, मुझे आप नहीं, अभिषेक जी मुझे एक बात बता दीजिए कि अगर कभी इतिहास में न्याय नहीं हुआ होगा तो क्या ये अभी भी अन्याय हो? तो मतलब आप मानते हैं कि पिछली बार अन्याय हुआ है? तो मतलब आप मानते हैं कि पिछली बार अन्याय हुआ है? मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए कि अगर नहीं, मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए कि पिछली बार निर्णय की प्रक्रिया में विलंब हुआ, तो क्या इस बार जानबूझकर आप लटकाएंगे क्या? वाह, गजब आपकी डेफिनेशन। विरंची जी, मैं थोड़ा आपकी डेफिनेशन समझना चाह रहा हूं कि मतलब पिछली बार किसी कारण से विलंब हुआ और इस बार जान के विलंब हो रहा है, ये आप कहना चाह रहे हैं? मतलब कहना ये चाह रहे हैं ना? मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, बस मैं एक अबोध बच्चे की तरह समझने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे अभिषेक जी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पूरी तरह से आप मुझसे कहवाना चाहते हैं कि नहीं, विधानसभा अध्यक्ष जी जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, तो फिर मुझे बिठाकर मेरे विचार लेने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं तो बस, आपने शुरुआत में ये बात कही, उसके बाद फिर आपने कहा कि इतिहास का जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन साहब अब इतिहास तो सामने आएगा ही ना। अगर आप देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पहले से मानकर चल रहे हैं कि नहीं, विरंची जी से मुझे यही कहवाना है, तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। आज आप कितने भी संवैधानिक पद हैं, आप सोचिए ना, सूचना आयुक्त का पद 6 महीने से खाली है, क्या सूचना आयुक्त का पद नहीं भरा जाना चाहिए? क्या आरटीआई का कोई महत्व नहीं है?
कई ऐसे पद हैं जो जब तक नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं हो जाता तब तक वो भरा नहीं जाएगा। तो आखिर यह सरकार चाहती क्या है? मेरा स्पष्ट मानना है कि कहीं न कहीं माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के ऊपर सरकार का दबाव है, माननीय मुख्यमंत्री जी का दबाव है, कांग्रेस का दबाव है, उनके जो साथी दल है उनका दबाव है, और लोकतंत्र में इस प्रकार का दबाव कहीं से बनाना उचित नहीं। अभिषेक जी, चलिए बंधुदा, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। विरंची जी बंधुदा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं, उसके बाद फिर आपके पास मैं वापस आऊंगा। क्योंकि जिस लोकतंत्र की आप बात कर रहे हैं, जिस विधानसभा की आप बात कर रहे हैं, वहीं की कई तस्वीरें मैंने भी देखी है, उसको लेकर के मैं आपसे सवाल करूंगा। पहले बंधुदा की एक बार प्रतिक्रिया ले लेता हूं। दादा नहीं, देखिए ये बात बिल्कुल आपको मामला सब पूरे स्पीकर महोदय के पास में, उसके हाथ में गेंद है और उनको विशेषाधिकार है, कस्टडियन है हमारे। तो ये बात बिरंची भाई के भी बात पर मैं बिल्कुल ये हूँ कि भाई अब निर्णय में लेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूर्व में क्या हुआ नहीं हुआ इसको एक और इसको दोहराने की जरूरत। अगर मान लिया पूर्व की तरह अगर आप विलम्ब करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जो कर रहा था उसका स्पीकर फिर आप भी करेंगे। इसीलिए मैं इस तरह के, चूंकि स्पीकर महोदय हमारे कस्टडियन है, हमारे संरक्षण है, तो इसीलिए हम चाहेंगे कि भाई वो इस पर निर्णय ले, और सभी लोगों की पूरी यही इच्छा है, पूरे चाहे वो विपक्ष के हैं चाहे और लोगों का भी, और राज्य के 3.3 करोड़ जनता का भी यही है कि इसमें निर्णय ले लेना चाहिए, और ये ऐसे चीजों को आप पटाक्षेप करना चाहिए ताकि लोकतंत्र में आपका विश्वास बना रहे। बिल्कुल, लेकिन दादा जो यहां बैठ करके मैं एक चीज देख पा रहा हूं, देखिए जनता ये चाहती कि इस पर निर्णय जल्दी हो, आप ये चाह रहे हैं फिलहाल कि इस पर निर्णय जल्दी हो, और विरंची जी का अगर जो आज का ज्ञापन है उसको अगर देखा जाए तो इनका यह कहना है कि नेता प्रतिपक्ष की घोषणा जल्दी हो, निर्णय जो होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष। क्यों विरंची जी, मैं अगर गलत हूं तो मुझे रोकिएगा, मुझे बताइएगा कि हाँ आप ये नहीं कह रहे हैं। विरंची जी नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभिषेक जी लग रहा है कि माननीय बंधु तिर्कीदा बहुत ही वरिष्ठ हमारे बड़े भाई के तरह हैं, और उन्होंने बहुत स्पष्ट कह दिया कि राज्य की जनता चाहती है, हर सदस्य चाहते हैं कि निर्णय जल्दी हो, तो निर्णय जल्दी कर देना माननीय अध्यक्ष जी। मैं भी माननीय बंधु दा के बात से सहमत हूं कि निर्णय जल्दी कर दीजिए, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। आखिर आप सरकार का आंख कान प्रतिपक्ष होता है, आप प्रतिपक्ष के नेता नहीं बनाकर क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप यही चाहते हैं ना कि नेता विहीन हो। तो माननीय बाबूलाल मरांडी जी ने तो स्पष्ट कह दिया था कि ठीक है, आप चाहते हैं तो आप नेता प्रतिपक्ष का भी पद जेएमएम में ही किसी को दे दीजिए, कांग्रेस में ही किसी को दे दीजिए। उन्होंने कहा कि मुझे चाहिए, और उसके बाद हंगामा होना बंद हो गया विधानसभा में। तो माननीय बंधु दा ने जो कहा है उनकी भावना को समझना चाहिए, और उन्होंने सही कहा है कि जो भी निर्णय करना है वो जल्दी से जल्दी कर देना चाहिए। विरंची दा, मैं सिर्फ इतना समझने की कोशिश कर रहा हूं अब तक कि आज आपने जो मांग की है वो बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष घोषित करने की मांग की है, या फिर नेता प्रतिपक्ष सिर्फ घोषित करने की मांग की है, ये समझने की मैं कोशिश नहीं। मैंने मांग किया है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायक दल का नेता श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी को माना है, तो स्वाभाविक रूप से श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी को नेता प्रतिपक्ष घोषित करें माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी। ये हमारा स्टैंड है, ये हमारी मांग है, भारतीय जनता पार्टी का यही डिमांड। तो यही तो पेंच फंसा है कि आपकी मांग है कि बाबूलाल मरांडी जी को नेता प्रतिपक्ष घोषित किया जाए, जबकि अभी विलय का ही पेंच फंसा हुआ है। सवाल यही उठता है कि भाई एक पार्टी जेवीएम, उसका विलय कितनी बार संभव है? एक जवाब मिलेंगे तो उससे सारे जवाब मिलना शुरू हो जाएंगे। आप मुझे अभिषेक जी मुझे ये बता दीजिए, अभिषेक जी, ये न्यूज 11 तय करेगा क्या कि विलय वैध है कि नहीं, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तय करेगा? ये न्यूज 11, ये मीडिया तय नहीं करेगा कि विलय वैध है, सवाल तो पूछेगा ना, करेगा भारत सरकार का निर्वाचन आयोग का फर्ज है जो तय कर दिया है कि विलय वैध है। मैं तय नहीं कर रहा, मैं सवाल पूछ रहा हूं, मैं तो अपना कर्म कर रहा हूं, सवाल पूछना मेरा कर्म है। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आप तय कर रहे हैं कि विलय वैध कौन है, विलय वैध है कि नहीं, ये न्यूज 11 तय नहीं करेगा, 15 मिनट से ये डिस्कशन, पिछले 15 मिनट से ये डिस्कशन हो रहा है, निर्वाचन आयोग तय करेगा, पिछले 15 मिनट से ये डिस्कशन हो रहा है। मैं तो आपसे ही पूछ रहा हूं, मैंने तो एक बार भी नहीं कहा कि विलय कौन सा वैध है, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। मैं तो कहा कि आप मेरी बात को समझने का प्रयास करिए। भारत सरकार का, भारत निर्वाचन आयोग जो एक संवैधानिक संस्था है, उसने मर्जर को मान लिया, उसने एज ए वोटर बीजेपी बाबूलाल मरांडी जी को मान लिया, तो फिर आप अगर प्रेशर बना, आप दबाव बनाकर क्या कहना चाहते हैं बताइए।
मैं दबाव नहीं, ये आपके कहने से या मीडिया के कहने से नहीं होगा। मैं तो एक सिंपल सा प्रश्न है, मैं तो एक सिंपल सा प्रश्न है, उसका जवाब चाह रहा था कि भाई कौन सा विलय को, क्योंकि मैं कंफ्यूज हूं, दर्शक कंफ्यूज हैं कि भाई इसमें विलय है कौन सा सही, कितनी बार विलय हो चुका है। सवाल क्लियर कर रहा हूं ना, सवाल कांग्रेस भी उठा रही है। एक बात बता दीजिए कि भारत निर्वाचन आयोग को आप मानते हैं कि नहीं मानते, एक बात बता दीजिए। बिल्कुल मानता हूं, भारत निर्वाचन आयोग को मानते हैं कि नहीं मानते? मैंने एक सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाया गया, वो सवाल यूं के यूं आपके सामने रख दिया, सिंपल सी बात है। नहीं मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप पहले बता दीजिए एज ए नागरिक, एक नागरिक के नाते कि भारत निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है कि नहीं, बता दीजिए। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं आप ही से पूछता हूं। हाँ, बिल्कुल अगर है तो आप उसके निर्णय को मानते हैं कि नहीं मानते, ये बताइए। बिल्कुल मानूंगा। अगर आप मानते हैं कि वो संवैधानिक, तो जब आप मान रहे हैं तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी क्यों नहीं मान रहे हैं? उनको आप समझाइए ना। मीडिया का काम ओपिनियन बनाना भी है। विधानसभा अध्यक्ष की जो पोजीशन है वो कौन सी पोजीशन है? विधानसभा अध्यक्ष की जो पोजीशन है, क्या वो संवैधानिक न्यूज 11, मैं निर्विवाद रूप से कहता हूं कि न्यूज 11 आज झारखंड का नंबर 1 चैनल है स्टेट के लिहाज से। शुक्रिया। तो आप जो बताएंगे, आप जो दिखाएंगे वो ओपिनियन बनाएगा। आप माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को आप समझाने का आप भी प्रयास करिए, आप ओपिनियन बनाने में मदद करिए। अगर उनको समझ में नहीं आ रहा, अगर माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो मेरी और माननीय बंधुता के बात को उनको समझाइए, उन तक पहुंचाइए अपने माध्यम से। मेरा काम यही है, मेरा काम न्यूज 11 का काम हुजूर यही है। इससे विधानसभा अध्यक्ष जी की गरिमा भी समाप्त हो रही है। हम इतना विलंब करेंगे, मैं आपको शायद हो सकता है कि आपने वहां पर हमारे लिए परसेप्शन बना लिया, लेकिन मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि अभी भी हम यही कर रहे हैं, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं। मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं। न्यूज 11 ने हाल के दिनों में बहुत अच्छा, मैं कह रहा हूं कि बहुत एक मुकाम हासिल किया है। और एक जो ओपिनियन है, ये ओपिनियन सिर्फ मेरा और बंधुदा का नहीं है, ये ओपिनियन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये ओपिनियन राज्य की जो 3.25 करोड़ से ज्यादा जनता उसको लग रहा है कि आखिर भैया बाबूलाल मरांडी जैसे एक अच्छे इंसान को, बाबूलाल मरांडी जैसे एक शरीफ व्यक्ति को, एक काम करने वाले व्यक्ति को सिर्फ इसलिए जेएमएम बनने देना नहीं चाहती क्योंकि बाबूलाल मरांडी जी सरकार का की जो चाबी है, जो सरकार का कान है, उसको ऐंठने का काम करेंगे, इसलिए बनने देना नहीं चाहते। अब बाबूलाल मरांडी जी को बना के तो देखिए, सरकार जिस तरह से हर मोर्चे पर फेल है। आज कोई नेता प्रतिपक्ष अगर बन जाएगा तो 1 मिनट सरकार चलेगी नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूं। इसलिए सरकार डरी हुई है, ये सरकार बाबूलाल मरांडी जी से सहमी हुई है, ये डरी हुई है, चाहती नहीं है कि बाबूलाल मरांडी जी नेता प्रतिपक्ष बने, क्योंकि उनको पता है कि जिस दिन बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष बन गए, ये सरकार और हेमंत सोरेन जी की सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस 1 मिनट भी चैन से बैठ नहीं सकती, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। दादा, बंधुदा, प्रतिक्रिया बड़ी सभी प्रतिक्रिया दे रहे हैं बंधु जी। जब आप बोल रहे हैं तो वो मुस्कुरा भी रहे हैं। जिस तरीके से हम बंधुदा को निशाना साधने के लिए जानते हैं, लेकिन आज बंधुदा थोड़े से सॉफ्ट नजर आ रहे हैं दादा, लेकिन इस पर आपकी प्रतिक्रिया बनती है? नहीं, मैं बिरंची जी का इस बात से सहमत नहीं हूँ कि प्रतिपक्ष के नेता बनने के बाद दादा आप उनके चक्कर में मत पड़िए। तो प्रतिपक्ष के नेता बनने के बाद हेमंत जी डरेंगे, ऐसा बात है। देखिए, एक चीज है मान्यता की बात, देखिए बात है मान्यता की बात। प्रदीप यादव, बंधु तिर्की, बाबूलाल मरांडी, अब मान्यता होने के बाद ये बात तो कही जा रही कि आपको जो निर्णय है, माननीय स्पीकर महोदय को जो निर्णय लेना है, या तो आप सदस्यता खत्म कर दीजिए, पुनः चुनाव में जाएगा, या तो आप बंधुत्व के खत्म कर दीजिए, प्रदीप यादव को खत्म कीजिए, बाबूलाल को खत्म कीजिए। अगर आपको इस तरह से कहीं पर अगर लगता है, कानूनन रूप से लगता है, तो कर दीजिए। जहां तक मान्यता की बात है कि भाई आप कौन किसको प्रतिपक्ष का नेता बनाता है, वो बीजेपी अपना तय करेगी। ऐसा भी कहना नहीं है कि ये लोग बीजेपी वाले प्रतिपक्ष का नेता बनाने के बाद उनकी बात है, वो नेता मानते हैं, और वो नेता मानेंगे तो प्रतिपक्ष का नेता ही है। सवाल मेन ये है कि स्टेट में जब से 2005 से चुनाव वगैरह हुआ तो नया नया इतिहास होते गया है पूरा। इससे पहले 6 विधायक का, इससे पहले आपका पहली बार हुआ जो आपके जो विधायकों को लेके जाना, बहुत सारी चीजें हुआ। तो कम से कम इस विधानसभा में ऐसा कोई इतिहास ना बने, और जो गरिमा माननीय स्पीकर महोदय का है, और कुछ बहुत पहले जो उस पर लोगों को जो स्थिति बना दिया गया है, ये इस स्पीकर महोदय से बहुत कुछ उम्मीदें हैं, विश्वास है।
पर जो कारण बता रहे हैं विरंची जी, उस कारण से आप सहमत हैं क्या कि भाई डर नहीं डर से देखिए, एक पॉलिटिकल विरंची भाई पॉलिटिकल व्यक्ति हैं तो स्वाभाविक है अपने बोलेंगे, अपने नेता बार बोलेंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हेमंत जी मजबूत हैं, हेमंत जी युवा है पूरा काम कर रहे हैं। अब है बात है कि थोड़ा विपक्ष है तो आईना समय समय पर दिखाएंगे, इसमें कोई ये तो है भाई, प्रतिपक्ष नेता अगर बिरंची जी हो जाएंगे, बाबूलाल जी हो जाएंगे या कोई भी हो जाएंगे तो उसको दिखाना उनका काम रहेगा ही पूरा। और इसे आपको सत्ता पक्ष को इस आईना को से लाभ भी लेना चाहिए, लाभ भी मिलता है, इसलिए ना विपक्ष होता है इसमें, इसलिए ऐसी बात नहीं है। लेकिन सिर्फ मैं जरूर इतना कहूंगा कि इस तरह का इस विधानसभा में कोई नया इतिहास ना बने। और फिर एक बार मैं कहूंगा कि माननीय स्पीकर महोदय को विशेष अधिकार है, जो भी निर्णय लेना है उसको बिना विलंब किए निर्णय ले लें, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से उस समय आग्रह करता हूं। चलिए, थोड़ी वक्त की बाध्यता है, वरना ये जो तकरार है, ये जो बातचीत है, ये थोड़ी लंबी भी जा सकती थी। लेकिन चलिए, आप लोगों का बहुत शुक्रिया विरंची जी, इसी मुस्कुराहट के साथ आपको देखना चाहते हैं हम। बहुत शुक्रिया बंधु आपका भी कि इस चर्चा में आपने हिस्सा लिया। हम भी उम्मीद करते हैं स्पीकर महोदय आपसे कि जल्द से जल्द इस मामले पर अपना फैसला दें, ताकि ये जो बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह को अपना जवाब मिल जाए। क्योंकि कई सारे विकास के मुद्दे हैं, एक प्रतिपक्ष का नेता, एक विपक्ष, सशक्त विपक्ष बहुत जरूरी है, और वो सशक्त विपक्ष तभी मिल सकता है जब प्रतिपक्ष का नेता मिले उस विपक्ष को। तो ये फैसला स्पीकर महोदय आप जल्दी दे दें, ताकि ये लोकतंत्र को और ज्यादा मजबूत करे। फिलहाल इस बहस को यहां पर रोकते हैं, कुछ और खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं इस प्रोग्राम में।